हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेबस सिंप्लीफाइड। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की सीरीज़ को। हमारा अगला टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ लेबर लॉस। इसमें हम जानेंगे कि लेबर लॉस की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेबर से रिलेटेड जितने भी लॉज बने हैं इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या उनका बेसिस था। तो आइए अपने इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसकी ज़रूरत क्या होती है। यानी कि अगर कोई लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी एक पीस ऑफ लॉ जो कि इस टाइम फोर्स में है। ठीक है, तो अगर कोई भी लेजिस्लेशन बनता है तो उसके पीछे की ज़रूरत क्या होती है। तो देखो, सिंपल सी बात है, लॉ इज़ डायनामिक। इसका क्या मतलब है कि कानून जो होता है वो एक टाइम के बाद चेंज होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं या सोशल चेंज आते हैं, तो हमें उसके साथ साथ लॉ में भी चेंज करना पड़ता है। मतलब आज से 100 साल पहले अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंटेड था, तब के टाइम के हिसाब से वो रेलेवेंट था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी रेलेवेंट हो। हमें हो सकता है उस लॉ में टाइम के साथ साथ कुछ चेंज करना पड़े। ठीक है, जैसे अगर हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो आज से 100 साल पहले हमें ज़रूरत ही नहीं थी उन लॉज की, इसलिए लॉ जो है वो चेंज करना पड़ता है। अब सिमिलरली लेबर लॉज की भी ज़रूरत पड़ी होगी, यानी कि लेबर लॉज को भी लाया गया होगा क्योंकि कुछ चेंज आया होगा। तो वो चेंज क्या था? वो चेंज था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, हमें पता है कि 17th 18th सेंचुरी में पूरी दुनिया के अंदर एक क्रांति आई थी, वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका क्या मतलब था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ थी पहले, वो जैसे पहले काम कर रही थी उस काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। और वो चेंज क्या था कि हमारा मास स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। मतलब कि पहले जो चीज़ें स्मॉल स्केल पे बनती थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो चीज़ें लार्ज स्केल पे बनने लगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगी। अब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स की भी ज़रूरत थी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। यानी कि हमारा अर्बनाइजेशन हुआ, बड़े बड़े शहर जो थे वो बसाए गए, जहाँ पर फैक्ट्रीज होती थी, ये सारे वर्कर्स वहाँ पर आके रहते थे, काम करते थे, और उनकी फैमिलीज़ भी वहीं आके रहती थी। तो उससे क्या हुआ, अर्बन जितनी भी सोसाइटीज़ थी या अर्बन सिटीज़ जिसको हम बोल सकते हैं, उन पे प्रेशर बढ़ा, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, वहाँ पे हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि अब एक शहर जो है उसका तो साइज़ लिमिटेड होगा। अब शहर का साइज़ लिमिटेड है और लोग ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ कि वहाँ पर स्लम्स बनने स्टार्ट हो गए, या जो कंडीशन थी कि छोटे घर में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब स्लम्स वगैरह में और क्या दिक्कत होती है कि वहाँ पे हमारे पास सैनिटेशन की कमी होती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हमने क्या देखा कि लेबर जो थी वो एक्सप्लॉइट हो रही थी, यानी कि सोसाइटी की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा तो हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों में हम देख सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो डिटीरियोरेट होती जा रही थी, सोसाइटी की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। ठीक है, इसलिए हमारे पास ऐसे कानूनों की ज़रूरत थी जो इन लेबर्स को प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेबर लॉस की शुरुआत यहाँ से हुई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक जो गैप क्रिएटेड था लेबर की कंडीशन में, उसके लिए हमारे पास लेबर लॉस बनाए गए। ठीक है, लेबर लॉ में मेनली बात क्या होती है कि हम एज अ सिटीज़न तो एक पर्सन को डील करने के लिए अलग लॉस बना सकते हैं, लेकिन एज अ वर्कर उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास लेबर लॉस होते हैं। वहाँ पर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस की। मतलब कि अगर लेबर्स के साथ कुछ बुरा होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उनको कैसे जस्टिस दिलाई जाए। ठीक है, ये फोकस करता है उनके वेजेस पे, वर्किंग आवर्स पे, रहने वाली या वर्किंग कंडीशन पे, यूनियंस जो वहाँ इंडस्ट्रीज़ में बन सकते हैं उस पे, और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व किया जाए। ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो लेबर लॉस जिनसे डील करता है। ठीक है, अब जैसा हमने जाना कि लॉ डायनेमिक है, तो लास्ट पॉइंट भी उससे रिलेट करता है कि इसलिए इसको भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि लेबर लॉज में भी टाइम टू टाइम बदलाव आना चाहिए, वरना वो भी वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो जाएंगे। यानी कि आज से 100 साल पहले जो कानून एप्लीकेबल थे, ज़रूरी नहीं है कि आज भी एप्लीकेबल हो।
इसलिए हमें उनमें बदलाव लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या ज़रूरत पड़ी। एक बार हमने ऊपर जाना कि हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम डिटेल में समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद ना एक लाइसेंस फेयर एरा की शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी कि सब कुछ जो काम करेगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई पे। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी डिमांड नहीं है वो चीज़ अपने आप ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अब इस टाइम पर क्या हुआ कि लेबर की डिमांड तो बढ़ी लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब क्या हुआ कि मास्टर के पास चॉइस होती थी, यानी कि जो एम्प्लॉयर था उसके पास चॉइस होती थी कि वो किसको काम पे रखना चाहता है, क्योंकि उसके पास एबंडेंस में लेबर अवेलेबल थी। तो वर्कर्स के पास जो था, क्या होगा, कोई एक तरह से इंसेंटिव नहीं था कि वो अपनी कोई बात मनवा पाए। और मास्टर जो था, यानी कि जो एम्प्लॉयर था, वो बिल्कुल फ्री था किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, क्योंकि लेबर के पास कोई और चॉइस नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इससे हम किस कंडीशन की तरफ जाएंगे, एक एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि हायर एंड फायर, इस तरह का कल्चर प्रमोट हुआ। यानी कि जब एम्प्लॉयर का मन करे किसी को भी हायर कर लिया और अगले दिन ही फायर कर दिया अगर काम पसंद नहीं आया, या लगा कि ये ज़्यादा वेजेस मांग रहा है या फिर ज़्यादा काम करने से मना कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता था, बाकी एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा काम करना पड़ता था, कम वेज में काम करना पड़ता था, अनसेफ काम करना पड़ता था। उसके बाद इंडेंचर्ड लेबर। अब इंडेंचर्ड लेबर कौन होते थे, जैसे कि बेगार सिस्टम जो होता था, जिसके अंदर लेबर जो काम कर रहे हैं ना वो सैलरी के बदले में नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसे उनके पास कोई पुराना लोन है जो उनको चुकाना है उसके बदले में कर रहे हैं, या उनकी फैमिली को कोई लोन देना था, तो जिस जिस इंसान को उनको लोन वापस करना था उनके यहाँ पे वो एज अ लेबर काम कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एंटी कॉम्बिनेशन लॉज। अब ये जो एंटी कॉम्बिनेशन लॉज है, इन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो वर्कर्स की यूनियनाइजेशन पावर है, जो आज हम पढ़ते हैं कि अगर वर्कर यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं जिसमें वो अपनी डिमांड्स को रख सकते हैं, ये एंटी कॉम्बिनेशन लॉ में लॉज जितने भी आए थे इनमें उन पावर को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था। तो वर्कर जो है वो बिल्कुल अपने मास्टर की मर्जी पे रहेगा। और मास्टर यहाँ पे इन द सेंस कि जो उस टाइम पे टर्म था कि वो एक तरह से मास्टर सर्वेंट का रिलेशन था, बजाय कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला हेल्दी रिलेशनशिप। तो एक तरह से वो स्लेव बन के रह गया था। ठीक है, तो इन सब से हम क्या देख सकते हैं कि उनकी बिल्कुल कंडीशन सही नहीं थी, बहुत पुअर वर्किंग कंडीशन में उनको काम करना पड़ता था और उनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिली हुई थी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो 1800s के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमको रूल करते थे, तो उस टाइम 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो भी फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, 12-12 घंटे के लिए, 10-10 घंटे के लिए, इवन 14 घंटे के लिए भी वो काम करते थे। तो आप लगा लो कि उस टाइम पे बच्चे अगर फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, 10 साल के बच्चे, तो उनको तो वैसे भी अपने राइट्स की कोई समझ नहीं होती है और उस टाइम पे राइट्स थे भी नहीं इतने, तो उनकी क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है, सिमिलरली जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे या टेक्सटाइल मिल्क वर्कर्स थे, इनको भी अपने राइट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और राइट्स जैसा मैंने बोला इतने थे भी नहीं, बट उनको बेसिक जो एक ह्यूमन फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे उनको सेफ्टी गियर्स वगैरह मिलना, या एक वीकली ऑफ मिलना कि एक संडे या मंडे सैटरडे जो भी एक दिन वीकली ऑफ हो, ये सब भी नहीं मिलता था। या फिर इवन जो टाइमली जो वर्किंग आवर्स थे वो टाइम फिक्स नहीं था, मतलब कभी 12 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, 14 घंटे भी काम करना पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये जो एक सिचुएशन थी ये सारी की सारी, इसमें सिर्फ एक ही विनर है, वो है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय का जो हाल है वो बिल्कुल बुरा है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि अगर हम एक लेबर लॉस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर हम कोई एक लेबर से रिलेटेड कानून बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो जैसा हमने पहले समझा कि जो जनरल लॉज होते हैं वो हमें एक एज अ सिटीज़न देखते हैं। ठीक है, लेकिन लेबर लॉज जो होते हैं वो कैसे देखते हैं, वो हमें एज अ वर्कर देखते हैं। अभी आपको लगेगा कि ये तो बुरा है कि एक सिटीज़न और एक वर्कर, तो वर्कर थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एज अ वर्कर हमारे पास ज़्यादा राइट्स हैं। जितने भी आज तक लेबर लॉज दुनिया में बने हैं, या फिर यूजुअली जो लेबर लॉज होते हैं, उसमें वर्कर्स को ही हमेशा डिसएडवांटेज पोजीशन में समझा जाता है। तो इसलिए जो भी
लॉज बनते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहता है कि लेबर लॉ अगर कोई बनेगा तो वो वर्कर को एम्पावर करने के लिए बनेगा। ठीक है। तो अगर कोई भी लेबर लॉ होता है तो उसमें हमारे पास ये पॉइंट्स है जो हमें इंश्योर करने पड़ते हैं। जैसे कि सोशल जस्टिस उनको मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज़ मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ या किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एम्प्लॉयर को तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है। यानी कि फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। और मेरी सेफ्टी, मोरालिटी और मेरी हेल्थ का ध्यान उस एम्प्लॉयर को, जब तक मैं वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तब तक उसको रखना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज सोशल इक्वालिटी। यानी कि अगर एज अ वर्कर मुझे दिख रहा है कि 4 इंडस्ट्रीज़ हैं और सेम एज मेरा स्किल सेट हर जगह यूज़ हो रहा है, तो मेरे पास ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम कर पाऊँ। और या फिर अगर किसी और इंडस्ट्री में जो जो वर्कर को बेनिफिट्स मिल रहे हैं या जो वहाँ पे उसको सेफ्टी मिल रही है वो मुझे भी मिलनी चाहिए। यानी कि एक सोशल लेवल पे इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अगला इज सोशल सिक्योरिटी, कलेक्टिव एक्शन वर्सेस सोशल रिस्क। इसको हम आगे जब हम सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। बट बेसिकली हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स के पास एक सोशल सिक्योरिटी का भी कुशन हो, जिसके लिए हम जैसे इंडिया में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास EPFO है जिसका आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा ESIC एक्ट है। ठीक है। या फिर हमें ग्रेचुटी मिलती है। तो ये सब क्या होता है, ये एक सोशल सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं। और जो ये टर्म्स हैं इसको हम आगे डील करेंगे इन फ्यूचर। उसके बाद है हमारा नेशनल इकॉनमी। अब जो भी लॉज ऐसे होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि अगर किसी स्टेट को अलग से लॉ बनाने हैं या अगर हम एक लेबर लॉज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो वो पूरी कंट्री के लिए अप्लाई होना चाहिए। और वो लॉ इस तरह से होने चाहिए कि लेबर्स जो है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में ना रहे। क्योंकि अगर लेबर्स और वर्कर्स जो है वो उनकी कंडीशन इंप्रूव होगी तो वो इन टर्न इंडस्ट्रीज़ की इंप्रूवमेंट होगी और जिससे नेशनल इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका ब्रॉड फाउंडेशन है वो है ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को इंश्योर करना, ताकि वर्कर्स को भी एक बेसिक राइट्स मिलते रहें। ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन। अगर हम बात करें कि लेबर लॉज की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसका आइडिया आया, हम बेसिक ऊपर कवर कर चुके हैं कि जो इसकी अर्जेंट नीड थी वो आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है। हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक एक्सप्लॉयटेशन का माहौल क्रिएट हो गया था वर्कर्स के अगेंस्ट, और वो बिल्कुल मर्सी पे थे अपने एम्प्लॉयर्स के। तो इसी तरह से एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इन सब में भी ना एक डिसएडवांटेज ग्रुप था, एक मार्जिनलाइज ग्रुप था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा होगा आपने कि एक एरिस्टोक्रेसी का रूल था और किंग और मोनार्की ये सब मिलके रूल करते थे। एंड जो वर्कर्स या पेजेंट्स क्लास है उनका बिल्कुल सिचुएशन बहुत ख़राब थी। ठीक है। सिमिलरली हमने रशियन रेवोल्यूशन में भी ऐसा ही कुछ देखा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सारे इवेंट्स हैं ना ये कुछ आसपास ही हो रहे हैं, मतलब आसपास एज अ जोग्राफिकल एरिया नहीं, आसपास इन द टाइम लाइन, कि ये सब आसपास के इवेंट्स हैं एक टाइम के आसपास के। तो ये जो सिचुएशन जब क्रिएट हुई ना सारी की सारी, तो इससे लोगों में एक बहुत ही गुस्सा भर गया कि जो रिसोर्सेज का कंट्रोल है वो कुछ लोगों के पास ही है और बाकी सबको वो इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग थे जैसे कि रॉस, JS मिल, एंड इसके अलावा हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, हेगल। ये सब जो लोग हैं ना इन्होंने कुछ अपनी बातें कही, जैसे इनके थॉट्स थे जो इन्होंने अपनी बुक्स में पब्लिश किया। और इनका बेसिकली आइडिया यही था कि जो डिसएडवांटेज क्लास है या कि अ, या जो ऐसी क्लास है जो एक्सप्लॉइट हो रही है, उनको अपने एक्सप्लॉइटेशन से बाहर आने के लिए खुद ही हेल्प करनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि स्टेट का सपोर्ट तो मोस्टली किसके पास रहेगा, स्टेट का सपोर्ट तो एम्प्लॉयर के पास रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ही जो है वो इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है डायरेक्टली। तो इनको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मिलके साथ आना पड़ेगा और जो गलत है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस वजह से हम देखेंगे कि कई सारे जो हैं वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हुए, लेबर मूवमेंट्स हुए, वर्कर मूवमेंट्स हुए। इंडिया में भी जब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, तो इस सब से क्या हुआ कि हम देख सकते हैं कि लेबर लॉस की शुरुआत हुई अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है। स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर हुए तो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जो लेबर यूनियन क्लासेस थी उनको अपनी इंपॉर्टेंस समझ आई कि भाई अगर हम 2 दिन काम नहीं करेंगे ना तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अगर हम किसी दिन काम करने से मना कर दें या स्ट्राइक कर दें तो कोई आउटपुट नहीं आएगा इंडस्ट्री में, कोई आउटपुट नहीं आएगा एम्प्लॉयर का। तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हुई कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ही सब कुछ अपनी बात मनवा सकता है, कि वर्कर्स अगर यूनाइट हो जाएं तो वो भी अपनी बात मनवा सकते हैं।
क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो लेबर का ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर्स जब हुए उसके बाद लेबर्स को रियलाइज़ हुआ कि उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो 2 दिन काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखेंगे कि आईएलओ की शुरुआत होती है 1919 में। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे भी, जब हम आईएलओ के कन्वेंशंस पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से कन्वेंशंस को फॉलो कर रखा है, कौन से कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रखा है अब तक, और क्यों नहीं कर रखा है। ठीक है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हमें जो समझना है वो ये, लेबर क्लास को जब अपनी इंपॉर्टेंस समझ आई तो उस वजह से वो मूवमेंट इतना स्ट्रांग था कि आईएलओ तक जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसके और रीजंस क्या थे? जैसे हम देख सकते हैं कि टेक एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आया, उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर हुआ। और ये सब से हम देख सकते हैं कि जो उनके थॉट्स थे, जो उनके मूवमेंट आइडियाज़ थे, वो बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली जो थे वो स्प्रेड होते थे। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि ट्रेड यूनियंस जो थे वो भी ग्रो हुए। उनको अपने राइट्स के बारे में जब पता लगा तो उन्होंने भी डिमांड करी कि उनके लिए रेगुलेशंस हों, जो कानून बने उनके लिए, वो उनके सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए बने, और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए भी जो कानून हैं वो लाए जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की पॉलिटिकल क्लास जो थी उनको भी एक रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमें प्रो लेबर पॉलिसीज़ को लाना चाहिए। और इस वजह से हम देखेंगे जैसे आईएलओ की स्थापना हुई है, ऐसे ही कई कंट्रीज़ में अलग अलग कानून जो है वो बनाए गए ताकि लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और लास्ट पॉइंट कि सोशलिस्ट या लेफ्ट आइडियाज़। अब सोशलिस्ट आइडियाज़ क्या होता है कि एक ऐसा आइडिया जिसमें सोसाइटी जो है वो इक्वल हो, इगलिटेरियन सोसाइटी हो। मतलब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो उससे लेके हमें उसको देना चाहिए जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। मतलब कि अगर इंडिया में अंबानी जी हैं और एक गरीब आदमी है तो गवर्नमेंट को अंबानी जी से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, और उस टैक्स को कहाँ यूज़ करना चाहिए? गरीबों के लिए। ठीक है, ये पॉलिसीज़ हमने देखी ही हैं इंडिया में, इतने सारे स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उसका जो आइडिया होता है वो सोशलिस्ट आइडिया ही होता है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट आइडिया की जब बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया कि लेबर क्लास या वर्किंग क्लास के लिए एक रेडिकल रिफॉर्म आना चाहिए ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ओके, सो अब बात करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आईएलओ का एक बहुत बड़ा रोल था लेबर मूवमेंट्स और लेबर क्लास को एक उनके राइट्स दिलाने में। तो हम देख सकते हैं कि आईएलओ की स्टार्टिंग कब हुई? 1919 से, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। इसका मतलब कि जब आईएलओ बना तो इंडिया उसका पार्ट स्टार्टिंग से ही था। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखना है। उसके बाद वो कुछ कानून लेके आए, कुछ कन्वेंशंस लेके आए। ठीक है, जिनसे हमारे कानून भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। मतलब इंडिया में एक कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो जो कानून है उसका बेस जो क्या है वो कन्वेंशन है जो आईएलओ के अंडर आती है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आईएलओ जो है वो एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, अब यूएन के कुछ 6 ऑर्गन्स हैं, कमेंट पे बताना कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आईएलओ ने एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर को भी दिया हुआ है जो इंडिया में भी फॉलो होता है। अब ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर क्या है? ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। वो 3 पार्टीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज एम्प्लॉयर, सेकंड इज एम्प्लॉई, और थर्ड है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है जो आईएलओ ने दिया था, और इंडिया में भी हम इसी को फॉलो करते हैं। जितने भी लॉज हैं या जितने भी रेगुलेशंस हैं उन सब के अंडर हम ये 3 पार्टीज को यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कि जर्नी ऑफ लेबर लॉस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लेबर लॉज अब आए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ग्लोबली लेबर लॉस जो आए या लेबर रेगुलेशंस जो आए उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे और वो किस किस तरह से आए, आईएलओ का क्या रोल रहा। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी हम इन लेबर लॉस को कुछ फेजेस में स्टडी कर सकते हैं। जैसे पहले कॉलोनियल एरा, यानी कि 1947 से पहले का। अब ये वो एरा है जब ब्रिटिशर्स हमको रूल करते थे, तो जितने भी लॉज उस टाइम पे बनाए गए वो कैसे थे? जो ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए हो, कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना रहे, उनका प्रोडक्शन नीड्स बना रहे। तो जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें लेबर का तो भले ही फ़ायदा हो ना हो पर ब्रिटिशर्स का फ़ायदा ज़रूर हो। अब इसका एक डाउन साइड उनके लिए क्या था कि कुछ कानून एक्चुअल में ऐसे थे जो सच में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे कि हम देखें तो एक फैक्ट्री एक्ट आया था 1833 में। ठीक है,
इसके अंडर उन्होंने चाइल्ड लेबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। सिमिलरली 1881 में एक फैक्ट्री एक्ट आया था, इसके अंडर भी उन्होंने वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी। अब ये वर्कर्स को प्रोटेक्शन इसलिए नहीं थी कि उनको कोई सद्भावना थी वर्कर्स से या फिर उनको कोई हमदर्दी थी, वो इसलिए था ताकि वर्कर्स अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे और इंडियन गुड्स जो है वो सस्ते में प्रोड्यूस होगा, जो वो जाके वापस यूरोप में बेच पाएंगे। ठीक है। तो उनका मेन मोटिव प्रोटेक्शन नहीं था, उनका मेन मोटिव जो था वो अपना फ़ायदा देखना था। जो प्रोटेक्शन इंडियन वर्कर्स को मिला वो उसका एक बाय प्रोडक्ट था। इसके अलावा हम देख सकते हैं इस टाइम पे बहुत सारे जो है हमारे यूनियन स्टार्ट हुए, वर्कर यूनियन, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था वो 1920 पे बना। ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इससे हम बोल सकते हैं इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग की शुरुआत हुई वर्कर्स राइट्स के लिए। ओके। इसके बाद जैसे हमें पता है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए एक स्ट्राइक की थी। अगर आपको पता होगा कि इंडिया में जब महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने 3 मेजर मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन कौन से थे। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। ठीक है। तो इससे बाकी पॉलिटिकल क्लास को भी ये आइडिया लगा कि हाँ, हमें वर्कर क्लास जो है या लेबर क्लास जो है उनको भी राइट्स दिलाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसी टाइम पे हमने देखा जो ILO की स्थापना हुई, तो उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी रहा, क्योंकि ILO ने क्या कहा था कि लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद इंडिया में लेबर लॉस की क्या सिचुएशन रही, कौन कौन से हमारे कानून इनैक्ट हुए, वो हम आगे डिटेल में हर कानून को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एक ओवरव्यू लें तो बहुत सारे कानून जो थे वो आज़ादी के जस्ट बाद ही बनाए गए थे। जैसे कि हमने पहले देखा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, EPFO एक्ट, ESIC एक्ट, ये सब जो थे वो 1947 से लेके 48 तक इतने सारे एक्ट्स जो है वो बनाए गए ताकि वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले। अब ये सब एक्ट्स क्यों बनाए गए? क्योंकि हमारा जो आइडिया था वो कैसा था, सोशलिस्ट आइडिया था। ठीक है। अब इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे अगली क्लास में, जब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इंडिया में लॉस के लिए, लेबर लॉस के लिए, तो हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट उसके बाद हम देखें तो थर्ड पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हाँ, जैसा हम जानते हैं कि 1990s के टाइम पर एक LPG रिफॉर्म वाला एक एरा आया, जब फ्री मार्केट इकॉनमी को हमने बढ़ावा दिया, एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो थी उसको बढ़ावा मिला। तो तब क्या हुआ, तब हमें फिर से एक वो नीड आई कि अब लेबर मार्केट जो है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, अब कैपिटलिस्ट आइडियाज़ ज़्यादा रेडिकल हो रहे हैं, तो लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फिर से कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। तो उसी फेज़ में हम बोल सकते हैं एकदम रीसेंट डेवलपमेंट क्या है जो हमारे पास आए हैं, 4 न्यू लेबर कोड्स, जो कि हमारे पहले वाले कानूनों को ही अमेंड करके, या अमेंड नहीं बोल सकते, उन पहले वाले सारे कानूनों को कंप्रेस करके 4 नए लेबर कानून बनाए गए हैं। ठीक है। अब इंडिया में अगर हम बात करें कि इंडिया में अगर हम लेबर लॉस बनाए गए हैं तो उनके पीछे कारण क्या है, तो जैसा हमने पहले पढ़ा सिमिलर तरीके से कि इंडिया में हमें क्या चाहिए, जस्टिस इंश्योर करना है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। अब ये जो टर्म्स हैं आप बता सकते हैं कहाँ दिए गए हैं, ये टर्म्स हमारे दिए गए हैं प्रियम्बल में, कि हमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करना है। ठीक है। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर ऑल वर्कर्स, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। हमें वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, हमें इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना है, क्योंकि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि अगर इंडस्ट्रियल पीस होगा, अगर शांति का माहौल बना रहेगा और कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यानी कि नेशनल इकोनॉमी को बढ़त मिलेगी। हम इन लॉस से क्या कर सकते हैं, लेबर स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करना है, हमें इम्प्रूव करना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके जाना है ताकि लेबर क्लास का इम्प्रूवमेंट हो, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। ठीक है। राइट टू एसोसिएट, यूनियनाइज, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जो 2 हैं हमारे, ये क्या हैं, फ्रीडम राइट्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डील करेंगे। उसके अलावा हमें ये देखना है कि एक स्टेट का रोल हो सोशल वेलबींग के लिए, एम्प्लॉयर्स की और एम्प्लॉयज़ की। तभी हमने देखा था वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर में 3 पार्टी जो थी उसमें एक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था,
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें इंश्योर करना है कि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ वो काम कर पाएँ, ये हमें इंश्योर करना है। तो ये हमारा रीज़न है कि इंडिया में जो लेबर लॉज होंगे, आप देखेंगे कि हमने कोशिश की है कि उनमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कवर हो जाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है हमारे लेक्चर का, जो हमने अभी इससे पहले भी देखा कि इंडिया में पहले जो लेबर लॉज थे उनको कॉम्प्लेक्स जो लॉज थे उनको मॉडिफाई करके अब हमारे पास 4 सिंप्लीफाइड कोड्स हैं। वो कोड्स कौन कौन से हैं? कोड्स ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब ये जो 29 कॉम्प्लेक्स लॉज हैं पहले के, इनको चेंज करके ये लॉज लाने की, नए लॉज लाने की क्या ज़रूरत थी? तो देखो, जो पहले वाले ये कॉम्प्लेक्स लॉज हैं उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें कुछ टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग दी हुई है। ठीक है, जैसे अब हम वेज रिलेटेड लॉज की बात करें तो जैसे कि हमारे पास है मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर ना वेजेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है या वर्कर की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो ये सब कारणों की वजह से हम देखेंगे कि एक बहुत ही कन्फ्यूजन का एक सिचुएशन रहती है कि कौन सी जगह पे, कौन से स्टैब्लिशमेंट में कौन सा वेज रूल अप्लाई होगा, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास अब एक सिंगल कोड है जिसके अंदर जितने भी वेज रिलेटेड लॉज हमारे पहले थे वो सब इसके अंदर कंप्रेस हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि डिस्प्यूट रिलेटेड या रेगुलेटिव जितने भी लॉस थे वो सारे के सारे जो हैं अब वो इस कोड के अंदर आ गए हैं। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास लॉस थे, जैसे कि ईपीएफ एक्ट हो गया या ईएसआई एक्ट हो गया या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, वो सब के सब अब किसके अंदर, किसका पार्ट है? सोशल सिक्योरिटी कोड का। ठीक है, इन चारों को हम डिटेल में आगे रीड करेंगे ही, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये जो हम लॉज जिनकी हम बात कर रहे हैं ये सब भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो इनको भी हम आगे डील करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जितने हमारे पास लॉज अभी अवेलेबल हैं, जितने हमारे लेबर लॉज हैं या फिर ये जो न्यू सिंप्लीफाइड कोड्स हैं, इनके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसी बातें कही गई हैं कि जिस वजह से हम ये लॉज को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ी हमने वो हिस्टोरिकल थी कि लेबर लॉस लाने की ज़रूरत क्यों थी। तो इससे यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली आईएलओ से रिलेटेड। ऑल्दो हम उसको फ्यूचर में डिटेल में और स्टडी करेंगे, बट तब भी आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा से रीड करना, नोट्स अपने ज़रूर बनाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।